हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम तरंग पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 के ग्रामीण परिवेश का सेक्शन सॉल्व कर रहे हैं। उसी क्रम में हमारा यह आज का शाम मीटिंग का पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों रोहिलखंड और ऊपरी दुआब में बोली जाती है? तो पहले तो देखते हैं कि ये कितने भौतिक भागों में इसको विभाजित किया गया है। तो अगर इसका उत्तर पहले देख लेते हैं तो ये होती है खड़ी बोली। देखा जाए तो यूपी को बांटा गया है भौतिक विभाजन के आधार पर। तो एक क्षेत्र हो जाता है दोआब का, दूसरा हो जाता है बुंदेलखंड का, तीसरा जो हो जाता है पूर्वांचल का, और फिर रोहिलखंड क्षेत्र आता है, और इसके बाद अवध का क्षेत्र आता है, और फिर बघेलखंड का क्षेत्र आता है। बघेलखंड का क्षेत्र आता है। तो इसमें से हम लोग देख लेते हैं कि बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। बुंदेलखंड में अगर देखा जाए तो यूपी के 7 जिले आते हैं। यूपी के 7 हैं, बाकी मध्य प्रदेश के हैं। तो यूपी में जैसे महोबा हो गया, झांसी हो गई, बांदा, जालौन, हमीरपुर, चित्रकूट, और एक हो गया यहाँ पर ललितपुर। ये बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले यूपी के जिले हैं। अगला देख लेते हैं पूर्वांचल के तहत आने वाले कुछ जिले। मोटा मोटा आइडिया ले लेते हैं हम लोग पूर्वांचल के जिले। तो जैसे हो गया वाराणसी, भदोही, मिर्जापुर, और गाजीपुर, जौनपुर, कुशीनगर। ये कुछ जिले हैं जो पूर्वांचल के अंतर्गत आते हैं। अब ये पूर्वांचल से 23 सदस्य जो होते हैं ये लोकसभा में बन जाते हैं निर्वाचित होकर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर। अब इसमें देख लेते हैं एक नया कि जैसे कि उत्तर प्रदेश का नक्शा बनता है कुछ। ये रहा पूर्वांचल वाला इलाका, पश्चिम वाला, मध्य का हो गया, बघेलखंड का यहाँ हो गया, ये सोनभद्र हो गया, और ये ललितपुर का हिस्सा हो गया, ये ये तराई का इलाका हो गया, गोरखपुर वगैरह नेपाल से सटा हुआ जो इलाका है। तो आप लोग इसमें देखिए एक मैप लेकर उनमें इन शहरों की, इन जिलों की पहचान कीजिए और उस एरिया को नाम दीजिए, कौन बुंदेलखंड का, कौन बघेलखंड का, कौन रोहिलखंड का। तो ये जो रोहिलखंड है ये एक जनजाति यहाँ होती थी, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है रोहिलखंड। और रोहिलखंड में देख लेते हैं कौन कौन से जिले आते हैं। तो रोहिलखंड के अंतर्गत आने वाले जिले हैं बिजनौर है, मुरादाबाद है, बदायूं है, बरेली है, पीलीभीत, शाहजहांपुर, और रामपुर। यहाँ की एक जनजाति थी रूहेला जनजाति, उसी के नाम पर रोहिलखंड नाम इसका पड़ा था। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? तो तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को पंचायत समिति कहा जाता है। हमारे द्वारा कराए गए 18 प्रैक्टिस सेट में उनमें ये कुछ तरह के क्वेश्चन कई सारे दिए हैं, आप लोग उन पर भी प्रैक्टिस अपनी कर सकते हैं। ग्राम सभा क्या होता है कि मतदाता सूची में जितने भी ग्रामीण दर्ज होते हैं, मतदाता सूची में दर्ज ग्रामीणों को ग्राम सभा कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कानपुर होगा, उसके बाद कानपुर के बाद लखनऊ है। अगर इसी में पूछा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला, जनसंख्या घनत्व के बारे में अगर पूछा जाए कौन सा है, तो ये भी हो गया गाजियाबाद। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व गाजियाबाद।
और सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला अगर पूछे यहीं पर तो वो होगा प्रयागराज। ये शहर की बात कर रहा है, प्रयागराज सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई सी रंगराजन रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में रुपए से अधिक खर्च करता है तो उसे गरीब नहीं समझा जाएगा। यह होगा 32 रुपए। देख लिया जाएगा गरीबी, गरीबी क्या होती है। गरीबी वह अवस्था होती है जिसमें कोई भी व्यक्ति या समाज अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करने में, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असक्षम हो, वो गरीबी कहलाती है। अब देखते हैं इसमें गरीबी में सरकार द्वारा विभिन्न विभिन्न समयों पर समितियां बनाई गई हैं। तो एक पहली समिति देखेंगे तो वाई के अलग समिति बनाई गई थी 1979 में। दूसरी समिति आई थी लकड़वाला समिति। लकड़वाला समिति ये बनाई गई थी 1993 में। प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर समिति जिसकी बात प्रश्न में हो रही है, ये बनी थी 2009 में और इन्होंने शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में 32 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 47 रुपए की बात की थी। और उसके बाद एक आई थी सी रंगराजन रिपोर्ट के अनुसार ये है, सॉरी दोस्तों, ये सी रंगराजन रिपोर्ट के अनुसार ये बनी थी 2013 में, जो बात कर रहा है डॉक्टर सी रंगराजन। तो इनके अनुसार ये है ग्रामीण क्षेत्रों में 32 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 47 रुपए। एक यहाँ पर और बनती है तो उसका नाम है नीति आयोग की संस्था, निर्धनता पर नीति आयोग की संस्था पर बनती है 2015 में एक समिति। ये भी गरीबी रेखा, निर्धनता रेखा पर अपने विचार व्यक्त करती है। तो इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो कितनी कैलोरी की बात डॉक्टर सी रंगराजन कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन पर आते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों पर 2100 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों पे 1900 कैलोरी। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिए। अब नीति आयोग की बात आती है तो आप लोग एक जनरल सा क्वेश्चन ये बताइए, इसकी स्थापना कब की गई थी। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना नीति आयोग को की गई थी। किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, नीति आयोग का पूर्व का नाम क्या था? तो वो था योजना आयोग। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में किससे पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है? पीतल उत्पादों में संबंधित है मुरादाबाद, कई बार तो पूछा गया प्रश्न है। कानपुर चमड़ा से संबंधित है, चमड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है ये। और लखनऊ जो है चिकनकारी काम, चिकन के काम के कपड़े पर की गई एक कला है। और ये वाराणसी सबसे पुराना शहर माना जाता है, पुराना शहर। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश कितने जिलों में विभाजित है? बेहद आसान तो सा प्रश्न है। तो 75 जिलों में, 18 मंडल, 823 ब्लॉक हैं ये। क्वेश्चन नंबर 7, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत परियोजना की इकाई कितने से कम नहीं होनी चाहिए? तो इस योजना के तहत ये 50,000 से कम नहीं होनी चाहिए। ये 2015 का शाम समय का पेपर है, इवनिंग टाइम का पेपर है। और ये सुबह की पाली में भी एक प्रश्न इसी योजना से संबंधित आया था। कल जो हम लोगों ने किया था कि अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशतता में अधिकतम आर्थिक सहायता धनराशि जो सब्सिडी थी वो कितनी थी? तो अब आज हम लोग देख लेते हैं कि योजना क्या थी। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना ये 2004 में शुरू की गई थी। या ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेरोजगार युवा हैं उनको, बेरोजगार युवाओं को ट्रेनिंग देकर प्रशिक्षण, ट्रेनिंग देकर स्वरोजगार के योग्य बनाना था जिससे उनका शहरों की ओर पलायन रुक सके। और इसमें से ट्रेनिंग देकर ऋण के रूप में 2 लाख से लेकर 5 लाख तक ऋण का भी प्रावधान किया गया था। और इसमें से एससी को 35%
एससी को 35% सब्सिडी छूट होगी और ओबीसी और एससी को 25% की छूट होगी। मुख्य उद्देश्य रोजगार की दृष्टि से शहरों की ओर पलायन कर रहे युवाओं में कमी लाना है। क्वेश्चन नंबर 8 पे, सुल्तानपुर ने सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्यप्रणाली के लिए केंद्रीकृत डाटाबेस की समस्या का समाधान किया। तो कौन था ये? इसका उत्तर होगा राष्ट्रीय सूचना केंद्र सुल्तानपुर ने। ये जो खाली स्थान पे आएगा राष्ट्रीय सूचना केंद्र सुल्तानपुर। तो ये देखिए, इससे पहले शिफ्ट में भी एक प्रश्न पूछा जा चुका है कि सामाजिक वानिकी कार्यक्रम उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है सिवाय नगरीय औद्योगिक संप्रदायों के। तो देखते हैं ये क्या है। सामाजिक वानिकी योजना है, यह वृक्षारोपण से संबंधित योजना है। और सबसे खास बात जो इसमें है कि यह विश्व बैंक से सहायता प्राप्त है, विश्व बैंक से फाइनेंस, इसका जो फाइनेंस है वो विश्व बैंक के द्वारा है। और सामाजिक वानिकी, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये जो सामाजिक वानिकी शब्द है ये पहली बार कब गढ़ा गया? तो ये 1976 में पहली बार प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है इलाहाबाद में। क्वेश्चन नंबर, ये देखिए पहली शिफ्ट में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ स्थापित क्षेत्र है? तो मुगलसराय। रेलवे से दोनों शिफ्टों में एक एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए कहा जाता है कि प्रीवियस पेपर देखना बहुत जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 पर, भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो सबसे पुराना शहर वाराणसी, आप सभी लोगों को मालूम है। और देखते हैं कुशीनगर, तो ये बुद्ध के महापरिनिर्वाण से संबंधित है, महापरिनिर्वाण से संबंधित है। और सारनाथ ये जाना जाता है फर्स्ट उपदेश ऑफ बुद्धा, पहला उपदेश दिया था। आगरा की स्थापना किसने की थी? 1504 में सिकंदर लोदी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11, चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले हैं? तो चमड़े की वस्तुओं के लिए आगरा और कानपुर प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इंदिरा आवास योजना जो एक केंद्र समर्थित योजना है का राज्य सरकार के साथ लागत सहभाजन अनुपात क्या है? तो इससे संबंधित क्वेश्चन एक पहले भी पूछा जा चुका है। इंदिरा आवास योजना ये 1985-86 में शुरू की गई थी, 1985-86 में शुरू की गई थी। 2016 में इसका नाम बदलकर पीएम आवास योजना कर दिया गया है। तो इसमें जो राज्य और केंद्र का अनुपात होता था ये 75 और 25 का है। क्वेश्चन नंबर 13, भू कृषि रिकॉर्ड कौन सा है? तो भू कृषि रिकॉर्ड है गिरदावरी। इसमें क्या होता है? ये सर्वेक्षण है, साल में 2 बार किया जाता है, गेहूं और रबी की फसल के आने पर किया जाता है। और खतौनी की बात करें तो यह किसान के पास कुल कितनी भूमि होती है वो उस खतौनी में दर्ज होती है। और जमाबंदी ये रिकॉर्ड ऑफ राइट्स क्या एक रजिस्टर होता है जिसमें किसान की सर्वोच्च जितनी भी भूमि होती है वह दर्ज होती है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स होता है एक प्रकार का। क्वेश्चन नंबर 14, एक बिस्वा, ये बिस्वा या फिर इसे लिख लो बिस्वा का 1 बीघा से क्या अनुपात है? तो 1 बीघे में कितने बिस्वा होते हैं? तो 1 बीघे में 20 बिस्वा होते हैं। सबसे जैसे हो गई हेक्टेयर, फिर एकड़, फिर बीघा, फिर बिस्वा, इस तरह इकाइयां होती हैं क्षेत्रफल मापन की। 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? तो 1 एकड़ होता है 4840 वर्ग गज के बराबर। क्वेश्चन नंबर 16, अब ये देखिए फुल फॉर्म इसका पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा इसका? NREGP, इसका पूर्ण रूप क्या है? तो ये होगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। एक फुल फॉर्म फर्स्ट पाली में भी पूछा गया था, SGSY स्वर्ण जयंती। तो इसका पूरा नाम क्या है? ये कल के पेपर में कराया गया था, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए।
क्वेश्चन नंबर 17, जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या पर प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए, बेड होने चाहिए? तो इसका उत्तर क्या होगा? कम से कम 300 बेड होने चाहिए। ये स्वास्थ्य सेवाओं, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा जो हमारे सिलेबस में एक टॉपिक दिया हुआ है, वहां से प्रश्न बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, घरेलू व्यक्तिगत सौर हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन दिया जाता है? तो एक योजना है, तो इसमें होगा बट्टा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल गन्ना है, और यह सर्वाधिक सिंचित फसल भी है। अगर सर्वाधिक सिंचित फसल आए तो भी ये है, और चावल, अगर गन्ना ऑप्शन में ना दिया हो तो सर्वाधिक सिंचित फसल क्या होगी? चावल होगी। ये यूपी ट्रिपल एससी की ही किसी पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था, उसमें यहाँ पर गन्ना न देकर न दिया था, बाकी और थे मटर वगैरह दिया था, तो ये चावल हो जाए। एक ग्राम में वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें हम पंच कह सकते हैं? तो ये होते हैं 7 से 17 हो सकते हैं। प्रत्येक गांव में कई वार्ड होते हैं, उनमें से ये चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं राष्ट्रपति साहब, भारत का राष्ट्रपति करता है। अगर देखा जाए कि प्रधानमंत्री किस आर्टिकल में इनका वर्णन है, तो आर्टिकल 75 में प्रत्येक एक प्रधानमंत्री होगा। और प्रेसिडेंट की बात करें तो ये आर्टिकल 52 में इनकी जिक्र किया गया है। और राज्यपाल की बात करें तो आर्टिकल 153 में इनकी पद का विवरण दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठकें होनी चाहिए? तो ये कम से कम 2 बैठकें अनिवार्य हैं। क्वेश्चन नंबर 23, एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? तो पंचायत का सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष आयु सीमा होती है। वोटर देने के लिए 18 साल, चुनाव लड़ने के लिए पंचायत में 21 साल, और लोकसभा में अगर बात आए तो 25 साल, और राज्यसभा में 30 साल। क्वेश्चन नंबर, और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल। क्वेश्चन नंबर 24, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन कितने समय आवृत्ति पर किया जाना चाहिए? तो ये होगा अर्धवार्षिक पर, यानी कि 6 माह पर न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन किया जाएगा। और क्वेश्चन नंबर ये जो था 24, ये इसी टॉपिक से प्रश्न पहली पाली में भी पूछा गया था कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन पकाने व उसमें उपभोग करने की स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल दैनिक होनी चाहिए। इसमें भी पूछा गया, टॉपिक वही है लेकिन प्रश्न का स्वरूप बदला गया है। क्वेश्चन नंबर 25, मनरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठन के मामले में केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा दिए गए निधि का जो अनुपात होता है वो कितना होता है मनरेगा के संदर्भ में? तो ये होगा 75 और 25 का, केंद्र का 75, राज्य सरकारों का 25। 2005 से ये अधिनियम जो ये लाया गया था, 2006 से यूपी में लागू हुआ मनरेगा, और 2008 नरेगा तब था ये, और 2008 में इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। तो दोस्तों इसी के साथ आज हमारा यह प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में आप लोग देखेंगे तो 18 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कराए जा चुके हैं, और भी इसमें आप लोगों को दिया आगे भी कराए जाएंगे। और ये हम लोग अभी कर रहे हैं 2015 का जो यूपी राजस्व लेखपाल परीक्षा का जो हुआ था, उसमें पहला पेपर ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले शिफ्ट का, और ये दूसरी शिफ्ट का आज पूरा होता है। और हम लोग इसके बाद यूपी चकबंदी लेखपाल का जो पेपर हुआ था, उसमें ग्रामीण परिवेश का जितना सेक्शन है वो हम लोग अगले 2 वीडियो में कवर कर रहे होंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।